हमारा आज का टॉपिक है हीट एंड वर्क फ्रॉम द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। अब जब हम फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो कल हमने किया था पहले वाली क्लास में इंटरनल एनर्जी के बारे में, है ना। क्या थी इंटरनल एनर्जी? जो भी मॉलिक्यूलर लेवल पे जितनी भी काइनेटिक एनर्जी हो रही है फॉर आइडियल गैस, ओनली फॉर आइडियल गैस, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है ये किसी भी तरह की काइनेटिक एनर्जी वो इंटरनल एनर्जी में काउंट होगी, है ना। अगर आइडियल गैस नहीं है मेरे पास कोई भी रैंडम गैस है, तो फॉर दैट जो इंटरनल एनर्जी है उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आ जाएंगी। ठीक है। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ हीट एंड वर्क। तो हीट और वर्क है ना, ये एक तरह के दो डिफरेंट मोड्स है। क्या है ये? टू डिस्टिंक्ट मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। क्या है ये? टू डिस्टिंक्ट मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है। अब इसमें क्या है, मान लो मेरे पास ना इस तरह से एक सिलेंडर है, तो उसके अंदर मैंने गैस को फिल कर रखा है। इस तरह से इसके अंदर सारी की सारी क्या है, गैस है। तो इस सिलेंडर को मैंने क्या नीचे से मैं हीट कर रही हूँ। चलो, तो जब हीट होगी, जब इसको सिलेंडर को हीट मिलेगी, जिसका पिस्टन है ये मूवेबल पिस्टन है। क्या है? स्लाइडिंग या मूवेबल पिस्टन। जब ये मेरे पास जो मूवेबल पिस्टन है, गैसेस ऑन हीट क्या है, एक्सपैंड होती है। ये जब एक्सपैंड होगी क्या हुआ, जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ेगी दो तरीकों से। या तो क्या होगी, अगर मैं हॉट बॉडी के ऊपर इसको रखती हूँ, जैसे मैंने इसको भी रखा है, सिस्टम अपने धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं। ये जो है फ्लो करेगी यहाँ से यहाँ तक, इधर के हीट फ्लो करेगी इस तरह से। धीरे धीरे गैसेस तक हीट आने लगेगी, टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। या तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे या गोल गोल घूमेंगे, रोटेट करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में ज्यादा मूव करेंगे, एक दूसरे से ज्यादा टकराएंगे। जब ऐसा होगा दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो ये चीज होगी। चलो, एक तो एक केस है कि एक्सपैंड हो रही है, यहाँ पर एक्सपेंशन हो रही है। और क्या चीज हो सकती है, मेरे पास यहाँ पर सेम वही गैस है, मूवेबल पिस्टन है, पहले वाले टेम्परेचर को रखा है, तो मैंने इसका पिस्टन नीचे की तरफ कर दिया। यहाँ पर मैं गैस को क्या करी, कंप्रेस करूंगी। I'm trying to compress the gas. When I'm trying to compress the gas, work done किया जा रहा है, work is done on the gas. That is what? Work is done on the gas. लिख देती हूँ, work is done on the gas. जब ऐसा कुछ हो रहा है तो वो उस केस में भी जो है इंटरनल एनर्जी किसी न किसी तरीके से इंक्रीज होगी। क्यों? कंप्रेस करने की कोशिश करें, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये वाले मॉलिक्यूल्स इधर आके टकराएंगे, ये वाले इधर से, फिर ऐसे मोशन क्रिएट होगा। उस केस में भी मेरे पास इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, हीट एंड वर्क के रिलेशन में। जो हीट और वर्क है अपने आप में आर नॉट स्टेट वेरिएबल्स, ये याद रखो, नॉट स्टेट वेरिएबल्स। मतलब इनको पाथ से मतलब है। जो इंटरनल एनर्जी को पाथ से मतलब नहीं था, इनको पूरा मतलब है। हाँ जी, किस तरह से आया था, जो हमारी गलियों में आंटीज होती है ना, सीसीटीवी कैमरास ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये उसकी तरह काम करते हैं। किधर से आई है, किधर को जाएगी, ना जाने क्या करेगी, ये सारा काम करती है ये हीट और वर्क का वाला। ठीक है। तो अपनी गली की एक आंटी को नाम दे दो हीट, एक आंटी को नाम दे दो वर्क, ताकि याद रहे कि वो स्टेट वेरिएबल नहीं है। कौन आंटीज नहीं, हीट एंड वर्क। ठीक है। तो हीट है क्या अपने यहाँ पे, पहले हीट के बारे में जानते हैं। हीट क्या है? इट इज अ मोड ऑफ एनर्जी। मोड ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ऑब्वियसली ट्रांसफर ही होगी, ट्रांसफरेंस की बात करिए। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू, अब ये टेम्परेचर की वजह से तो होता ही होता है, बट इन सम केसेस ये प्रेशर की वजह से भी होता है, इन वेरी रेयर केसेस। ठीक है। हम वैसे टेम्परेचर डिफरेंस मेनली लेके चलेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस की बात हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दी
सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, ये हीट तो वर्क क्या है? वर्क क्या है? वर्क इज मोड ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो सेम ही लिख रही हूँ मैं। आगे देखो, ब्रॉट बाय द मीन्स, ब्रॉट बाय द मीन्स दैट डू नॉट इन्वॉल्व, लिखो, डू नॉट इन्वॉल्व टेम्परेचर डिफरेंस, that do not involve temperature difference। जैसे कि मैंने अभी किया था, ये यहाँ पर मैंने सिस्टम को कंप्रेस कर दिया था, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई थी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ये किया था, वर्क इज डन ऑन द गैस, लिखा था ना मैंने यहाँ पे, वर्क इज डन ऑन द गैस। तो यहाँ पर तो मुझे एट का कुछ पता ही नहीं था, इसके ऊपर कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आता, इसको मैंने गर्म किया। हाँ जी, देयर वाज अ नेटवर्क इशू। तो मैं ये बता रही थी कि वर्क के केस में ना तो, देखिए मैंने जो मेरे पास जो प्रोवाइडेड है सिस्टम, उसके ऊपर ना तो मैंने उस सिस्टम को हीट किया ना उसको कूल किया। ठीक है, जब ऐसा कुछ भी नहीं किया, स्टिल उसके ऊपर क्या वर्क डन हो रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो वो वर्क आ गया मेरे पास। ठीक है, अब देखिए साइन कन्वेंशन देख रहे थे, एक चीज और देख रहे हो, जो जब हीट इज सप्लाइड टू गैस, व्हेन हीट इज सप्लाइड, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू गैस, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फास्टर मूव करेंगे, वैसे वाइब्रेट करेंगे, ज्यादा गोल घूमेंगे, ज्यादा तेजी से घूमेंगे, वेलोसिटी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की हर एक डायरेक्शन में जिधर उनको रास्ता मिल रहा है ना। जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, कुछ इंसेन से बच्चे होते हैं, वो ऐसे रैंडमली भागते रहते किसी भी डायरेक्शन में, फिर टकरा के गिर भी जाते हैं। वैसे कब, जब उनको कैंडीज मिल जाती है, या उनको हम कैंडी लेने से मना कर देते हैं, लेकिन हमने उनको अभी कैंडी देने वाले ही स्टेज में रखना है, क्योंकि उनको हीट सप्लाई हो रही है, हीट सप्लाई हो रही है, मतलब कैंडीज ढेर सारी पकड़ा दी, वो पकड़ के भाग रहे हैं इंसेन बच्चे। अगर आपने मेरे जैसे मॉडर्न फैमिली जैसे शोज देखे, देन यू विल नो। तो जो हीट की है मेरे पास, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, ये रैंडम मोशन भी क्रिएट करे। मैंने पहले हीट क्या बताया, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। अब ये जो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, क्या है ये, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, ये और क्या कर रहा है कि मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर की वजह से क्या हो रहा है, रैंडम मोशन, क्या हो रहा है, रैंडम मोशन। तो जब हीट, व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, याद रखो ये चीज, याद रखिए, व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। देखो, मैं तुम्हें ज्ञान दे रही हूँ, आई एम गिविंग यू हीट एंड यू आर अब्सॉर्बिंग दैट हीट। मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रही हूँ, यू एंड यू आर अब्सॉर्बिंग थर्मोडायनेमिक्स, यू आर अब्सॉर्बिंग, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ रही है तो क्या होगा, एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे, तो वो पॉजिटिव बात हुई ना। याद रखने का तरीका, आई एम अब्सॉर्बिंग हीट, अपने आप को सिस्टम समझो, मैं हीट को एब्सॉर्ब कर रहा हूँ, मैं हीट को एब्सॉर्ब कर रहा हूँ, तो मैं पॉजिटिव हूँ। ठीक है, हीट इज गिवन आउट, हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम। मैं तुमको पढ़ा पढ़ा के गला फाड़ रही हूँ, पता, थक रही हूँ, नींद में हूँ अभी, मान लो, व्यस्त तो नहीं हूँ, मान लो, मैं तो अपनी हीट दे रही हूँ, मैं तो अपनी एनर्जी दे रही हूँ, सारी की सारी क्या है, एनर्जी ट्रांसफर है, एनर्जी इन्वॉल्व कर, मैं तो अपनी एनर्जी दे रही हूँ, तो तुम ले भी रहे हो सारी एनर्जी मेरी, तो मेरे लिए तो बात नेगेटिव होगी ना। मेरी तो बात तब पॉजिटिव होगी जब मुझे तुम अच्छे मार्क्स ला के दिखाओगे, टॉप करके दिखाओगे।
ठीक है, तो फिलहाल तो फिर मेरी तो एनर्जी जा रही है, मेरी तो हीट निकल रही है, मेरे लिए काम नेगेटिव हो रहा है, लेकिन तुम अब्जॉर्ब कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो, तुम्हारे लिए बात की पॉजिटिव हो रही है। ये है इन टर्म्स ऑफ हीट। अब बात करते हैं वर्क पे। when work is done by the system, work is done by the system, work is done by the system, क्या होगा? पॉजिटिव। वर्क तब क्या होगा? पॉजिटिव। when work is done on the system, अब देखो, तुम ज्ञान ले रहे हो और उसको यूज भी कर रहे हो, ज्ञान ले रहे हो यूज भी कर रहे हो, ज्ञान लिया फिर उसको यूज भी कर रही है बाय द सिस्टम, तुम्हारे द्वारा यूज किया गया, तो पॉजिटिव होगा। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। अब मैं तुम्हारे ऊपर काम भी कर रही हूँ, तुम्हें पढ़ा भी रही हूँ तुम सबको, ठीक है, और अपनी एनर्जी भी लगा रही हूँ, पर मुझे इतना कुछ खास रिजल्ट मिल नहीं रहा, तो मेरे लिए तो नेगेटिव बात हुई ना, मेरा तो नाम बदनाम हो रहा है, ठीक है, तो मेरे लिए तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, ऐसे ही याद करने का तरीका। नाउ इंटरनल एनर्जी के केस में आते हैं। द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, द इंक्रीज in internal energy you need to simple increase in u internal energy of system। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। जब सिस्टम के इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी में बढ़ावा आ रहा है, तो मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छा मूव कर रही है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव बात है। लेकिन द डिक्रीज इन द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये बुरी बात है। बुरी बात है मतलब सिस्टम काम ही नहीं कर रहे, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं आ रही, काइनेटिक एनर्जी नहीं आ रही, तो फिर तो गलत बात होगी ना, बहुत गलत बात होगी, तो गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। या नहीं गंदे बच्चे हो। अब इंटरनल एनर्जी के बारे में थोड़ी सी एक दो चीजें और देखते हैं। हमने पिछली क्लास में बेटा बात की थी मोनो एटॉमिक डायटॉमिक के बारे में, है ना, और उसमें हमने बात किया था डिग्री ऑफ फ्रीडम में। जो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस थी, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस थी जो मेरे पास, उस केस में क्या हुआ था मेरे पास कि मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आया था। वो डायटॉमिक, तो डायटॉमिक आइडियल गैस इट वाज 5, ठीक है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए 6 7 8 जैसे जो होता है वैसे होता गया। अब देखो मेरे पास ना एक छोटा सा टॉपिक है लॉ ऑफ, ये मैं पिछली क्लास में बताना भूल गई थी, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। इस चीज में देखिए क्या है कि जब भी मेरे पास मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात होगी, होता क्या है इसमें, चलो पहले मोनोएटॉमिक का बात बताती हूँ। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है कि जो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है विद एवरी मॉलिक्यूल, मेरे पास यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल है, ठीक है, तीनों ही मोनोएटॉमिक है, तीनों हीलियम के, चलो ठीक है। अब ये जो तीनों घूम रहे हैं, ये घूम तो रहे नहीं, रोटेट तो कर नहीं रहे, कब कोई एक्स में जा रहा, कोई वाई में जा रहा, कोई जेड में जा रहा, कोई फिर एक्स, पहले ये एक्स में गया, ये वाई में गया, ये जेड में गया, फिर ये वाई में गया, ये एक्स में गया, ये जेड में गया, ठीक है, फिर ये जेड में गया, ये एक्स में गया, ये वाई में गया, ऐसे घूमते रहे बार बार, इनका रैंडम मोशन हो रहा है। जब ये रैंडम मोशन हो रहा था तब मैंने क्या कहा था, इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के सभी का अकेले अकेले का 3 है, अकेले अकेले का 3 है, 3 अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। बट जो लिखते लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है वो क्या कहता है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हर एक मॉलिक्यूल की, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हर एक मॉलिक्यूल की, उससे जो मुझे काइनेटिक एनर्जी का अंदाजा हो रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हर एक मॉलिक्यूल की जिससे मुझे काइनेटिक एनर्जी का अंदाजा हो रहा है, वो मेरे पास हाफ के टी के इक्वल है। तो के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो आप आगे पढ़ोगे बोल्ट्जमैन, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है याद करने वाला, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो टी के मेरे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बिल्कुल सही वाला टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके। और एक और टर्म है इन दोनों के रिलेशन में, तो इन दोनों के रिलेशन में नहीं आई, फिर वो एन आएगा उसमें। वन मोर थिंग, एक और चीज याद रखो दैट मेरे पास जो रेनॉल्ड नंबर होता है, रेनॉल्ड नंबर बोल रही है सॉरी,
गैस इक्वेशन पिछले चैप्टर में आ गई। गैस कांस्टेंट है मेरे पास, आर के गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट है आइडियल गैस का। रिमेंबर पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, आर के गैस कांस्टेंट है इज इक्वल टू के जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है टाइम्स एन के है मेरे पास एवोगैड्रो नंबर, यही एवोगैड्रो नंबर। ये दो चीजें याद रखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला और ये वाला। अब देखिए जब मेरे पास बात आती है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की, मोनो एटॉमिक, तो फिर मैंने क्या कहा था, मोनोएटॉमिक में क्या कहा था, ये जो मेरे पास एनर्जी होगी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल की या कोई भी मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी वो किसकी इक्वल आएगी, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है अपॉन 1 × 1/2 kT। तो मैं इसको कह सकती हूँ F अपॉन 2 kT कह सकती हूँ। क्यों, डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी जितनी है वो टाइम्स हाफ kT आ जाएगा। क्या मतलब किया था, जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम टाइम्स हाफ kT, ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं डायटोमिक लूं, डायटोमिक में एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी 5 इंटू हाफ बाई टू, सॉरी हाफ kT, हाफ kT दैट मीन्स डायटोमिक की तो होती 5 है, 5 अपॉन 2 kT दैट मीन्स आई कैन से F अपॉन 2 kT। अभी एक फॉर्मूला आ गया कि चाहे मेरे पास गैस मोनो है, चाहे डाई है, चाहे टेट्रा है, चाहे ट्राई है, चाहे पोली है, पेंटॉक्स नॉन डेक कहीं पे जा रही है, सभी के लिए मेरे पास जब मैं इंटरनल एनर्जी निकालूंगी ऑफ मॉलिक्यूल, मेरे पास क्या आ जाएगी F अपॉन 2 kT, क्या आ जाएगी F अपॉन 2 kT। चाहे डाई मोनो है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा, हेक्सा कितनी भी हो, ठीक है, ये मॉलिक्यूल की आ गई। बट इफ आई हैव टू डिटरमाइन दैट ऑफ मोल, मेरे पास इसमें एक मोल है, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे और उन मॉलिक्यूल्स की फिर क्या होगी, मतलब कि एक मोल की इंटरनल एनर्जी क्या होगी। इफ आई हैव टू फाइंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन मोल, मान लो मेरे पास है एन मोल, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन मोल ये निकालना है, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पर मेरे पास जब मैं बात कर रही हूँ मोल कॉन्सेप्ट में, तो मेरे पास होगा एन इंटू एफ अपॉन 2 के टी टाइम्स एवोगैड्रो नंबर एनर्जी का। जब भी हम बात करते हैं क्लास 9th या 10th की केमिस्ट्री को याद करो, जब भी मोल्स की बात करते थे सामने मेरे पास एवोगैड्रो नंबर आता था, तो वही चीज होगी। नाउ इफ यू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला के इंटू एन, मेरे पास क्या है आर, तो 4 मोल्स, जब भी मोल्स की बात होगी मेरे पास क्या होगा एन इंटू एफ अपॉन 2, के इंटू एन क्या होगा आर, एफ इंटू एफ अपॉन 2 आर टी, ठीक है। तो अगर मेरे 2 मोल का निकालना है, 2 मोल की इंटरनल एनर्जी निकालनी है, 2 × F/2 आर टी, 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास आ जाएगा। 3 की निकालनी है, 3 की निकाल दोगे 3/2 हो जाएगा, 5 की निकालनी है 5/2 हो जाएगा, ठीक है। 1 की निकालनी है तो सिंपल 1/2 एफ आर टी हो जाएगा, 1 बोल दी, क्लियर। सिमिलरली अगर मुझे एन मॉलिक्यूल्स की निकाली तो आगे एन लग जाएगा बस यहाँ पर। अगर मैंने यहाँ पे निकाली एन मॉलिक्यूल्स की, एन मॉलिक्यूल्स की, तो मेरे पास आ जाएगा एन इंटू एफ अपॉन 2 के, बस याद रखो मॉलिक्यूल में के है, मोल में आर है, मॉलिक्यूल में के है, मोल में आर है, याद करने का ये काफी अच्छा तरीका है, ठीक है। दोस्तों याद हो गया, अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो फिर गंदी बात है, ये वैसे नहीं करते हैं गंदे बच्चे। चलो अभी आगे देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। इसी कॉन्सेप्ट में मान लो मेरे पास क्या हो रहा है, चेंज इन एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे, तो मेरे पास टोटल इंटरनल एनर्जी आ गई ना, ये वाला कॉन्सेप्ट ये चीज करते हैं, इसका आंसर है हमारे, हमें जो चीज निकालनी थी वो निकाल ली, ठीक है। लेट अस अज्यूम मेरे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रहा है डेल्टा यू, वो मैंने निकालना है किसी भी मोल का, ठीक है।
1 मोल का चेंज इन इंटरनल एनर्जी ने क्या है। अगर मेरे पास ये चीज है, अगर मेरे पास ये चीज है, तो आप देखो किसकी इक्वल आएगी, m इंटू एफ अपॉन 2 r। जब मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी लेके आ रही हूँ तो मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी तो आएगा। काइनेटिक एनर्जी किसके कारण वरी करती है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, है ना। तो मेरे पास यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर भी तो आएगा, ठीक है। तो इफ आई हैव टू फाइंड इंटरनल एनर्जी ऑफ, तो यहाँ पे एन लगा लेती हूँ, ऑफ मोल फॉर आइडियल गैस, याद रखो फॉर आइडियल गैस है ये, फॉर आइडियल गैस। तो क्या होगा, मेरे पास है n इंटू एफ अपॉन 2 इंटू r, इसको लगा रखो, डेल्टा टी आ जाएगा यहाँ पर। अभी जो डेल्टा टी है ना, बड़ा कमाल की चीज यहाँ पे करेगा। मान लो मेरे पास क्या है, एडियाबैटिक सिस्टम है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक से क्या होता है, एडियाबैटिक में क्या होता है, एडियाबैटिक एक हीट ऐसा कांस्टेंट। सिस्टम है जहां पर हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती, where exchange of heat is not possible, right। एडियाबैटिक में हम ये चीज करते हैं कि हीट में तो बदलना ही नहीं है। जब ये चीज हो रही है, तो जब हीट भी चेंज हो रही है, तो डेल्टा टी भी नहीं चेंज होगा उस केस में। जब डेल्टा टी भी नहीं चेंज होगा तब क्या होगा, तो वो चीज ऐसी चीज रहेगी इसमें कि मेरे पास डेल्टा टी कांस्टेंट है। ये रखो कि एडियाबैटिक में मेरे पास डेल्टा टी क्या हो जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो उस अकॉर्डिंग मेरे पास इंटरनल एनर्जी भी चेंज आ जाएगा। इसके अलावा आप देखो, एक होता है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल सिस्टम, आइसोथर्मल प्रोसेस रिलेटेड। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास उसमें चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट था ना, उसमें टेम्परेचर ही कांस्टेंट होता है, चेंज की तो बात ही अलग है। जो होता है टेम्परेचर ही मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो मेरे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट लिख दिया, कांस्टेंट है। तो जब मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूंगी, डेल्टा टी मेरे पास 0 आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करूंगी, मान लो मेरे पास 2 है, 2 की मैं डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ, 0 होगी, सेम डेल्टा टी 0 हो जाएगा। मेरे पास डेल्टा टी 0 हो गया, अगर मैं इसको इस इक्वेशन में फिल करूँ तो मेरे पास डेल्टा यू क्या आ जाएगा, एन इंटू एफ अपॉन 2 r इंटू 0। मेरे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है 0 होती है, ये फैक्ट आपको पता चल गया, ठीक है। तो कुछ का हमारे पास छोटे मोटे 1-2 टॉपिक्स रह गए हैं, वो कवर कर लेते हैं हम। वर्क डन के रिलेटेड है, जैसे कि वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, मैं इसको एक्सपेंड करूंगी, मेरे पास एक इस तरह से कोई भी इस तरह, इसके ऊपर मैंने मूवेबल पिस्टन लगा रखा है, ठीक है। पहले ही यहाँ पर था पिस्टन, ये क्या था यहाँ पर था, और इसके अंदर गैस भरी हुई थी। मैंने इसको क्या खींच लिया बाहर की तरफ, निकाल दिया। इससे क्या होगी, जो गैस थी इसके अंदर उसको जगह ज्यादा मिल गई फैलने के लिए, ठीक है, एक्सपेंड होगी। अब देखिए इसके ऊपर फोर्स लगी, फोर्स लगी तो इसके प्रेशर में, इसके अंदर जो प्रेशर जनरेटर था उसके ऊपर फर्क पड़ा। गैसेस को ज्यादा जगह मिल गई तो उसको एरिया भी मिल गया, है ना, ये चीज होती है। तो प्रेशर क्या होता है वैसे, फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पे फोर्स निकाल सकती हूँ, पी इंटू ए, ये फोर्स आ गई मेरे पास। वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कोई भी डिस्प्लेसमेंट होगी, मान लो मैं स्मॉल एलिमेंट, इतना सा छोटा एलिमेंट ले लिया, छोटा सा एलिमेंट ले लिया, और इसके लिए जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, पहले तो वैल्यूज फिल करो, पी ए डी है, पी ए डी है। अब एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज एरिया इंटू डिस्टेंस, वॉल्यूम
वॉल्यूम होता है हमारे पास, मतलब डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, सी इंटू वी, ये बेटर टू बी सेट डी वी, क्योंकि मेरे पास स्मॉल डिस्टेंस है तो स्मॉल वॉल्यूम है मेरे पास, बड़ी है, ज्यादा बहुत बड़ी नहीं है, तो है नहीं कि पहले इसकी 5 से 50 होगी, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, डिफरेंस है 5 से 5.2 होगी, इससे ज्यादा तो चेंज नहीं आया होगा, राइट। मेरे पास ये आ गई। अब टू डिटरमाइन द वर्क आई विल इंटेग्रेट ऑन बोथ साइड। मान लो क्या हुआ, मेरे पास जो थी वॉल्यूम थी पहले V1, क्या है, मैंने क्या किया, वर्क डन था, पहले तो जो फोर्स निकाली है, फोर्स मैंने अप्लाई की एक्सपेंड करने के लिए, वो निकाल दी मैंने, F इज इक्वल टू टी ए कर दी, ठीक है। फिर उसको मैंने वर्क डन की वैल्यू में फिल किया, जब मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क किया उसके लिए मैंने यहाँ पर मान लो इतना सा वर्क किया ऊपर की तरफ, उसके लिए उसको वैल्यू को फिल कर दिया, टी ए इंटू डी एक्स आया, एरिया इंटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होता है, ये एरिया इंटू हाइट, हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम, इस तरह से वॉल्यूम निकालते हैं। तो ये जो वॉल्यूम निकाली है मैंने, स्मॉल एलिमेंट पे मेरे पास एरिया था, स्मॉल एलिमेंट का मेरा डिस्टेंस आया, स्मॉल एलिमेंट में ही मेरा वॉल्यूम चेंज होगा, मान लो पहले V1 थी, 5 बिगड़ के V2 होगी, ठीक है। वॉल्यूम पहले 5 थी, 5 से 5.1 होगी, 50 तो हो नहीं सकते इससे ज्यादा, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट लिया, तो यहाँ पे तो वर्क आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, V1 टू V2 लेंगे ना, तो V1 टू V2 मेरे पास P इंटू डी आ जाएगा, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा फॉर वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, फॉर वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, तो उस वक्त हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब पहले जैसे मैंने साइक्लिक प्रोसेस का आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि क्या होता है, जब भी साइक्लिक प्रोसेस पे जाते हैं, मेरे पास यहाँ से मैंने शुरू किया, यहाँ पहुंची, फिर वापस यहाँ पे आ गई, ये मेरे पास साइक्लिक प्रोसेस है, जहाँ शुरू हुआ वहां पे खत्म हो गया, तो मेरे पास मानो ये है ए, ये है बी, ठीक है, तो यहाँ पर है, इसको कवर करने के लिए सी, और यहाँ पे डी, ए बी सी डी, मेरे पास पूरा साइकिल बन गया, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की बात करूंगी तो मैं तो कर दूंगी कि इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो जीरो है, फिर जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो गया। वर्क डन क्या करेगा, पहले मैं क्या करूंगी, पहले मैं इतने एरिया का निकालूंगी, डी ए डी, पहले इतने एरिया का, फिर नीचे वाले एरिया का, ठीक है। मान लो इसको मैंने नाम दे दिया एक्स, इसको दे दिया वाई, तो मेरे पास होगा वर्क डन होगा एरिया ऑफ, यहाँ पे प्लस लग जाओ, एरिया कौन सा लगा है मेरे पास, ए एक्स बी सी डी ए, ए एक्स बी सी डी ए, ऐसे चल रहा है, ये पहला है, दूसरा निकालना है। अब देखो यहाँ पर ये वापस इसके पास आ रहा है, वर्क डन की स्टेट वेरिएबल नहीं है, क्या था, स्टेट वेरिएबल नहीं है, वर्क एंड हीट, क्यों लिख लेते हैं हीट को, हम क्यों लिखेंगे, ठीक है, वर्क एंड हीट की स्टेट वेरिएबल नहीं है, यानी कि पाथ डिपेंडेंट है, पाथ डिपेंडेंट, कहाँ से आई थी कहाँ को जाएगी, कहाँ से आई थी कहाँ को जाएगी, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ए से शुरू हुआ, एक्स पे गया, बी सी डी ए, चलिए इसको लेते हैं, पैर को नीचे वाले को लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, क्यों वापस आ रहा है हमारे पास, उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है, तो क्या आएगा एरिया, बी से शुरू होगा, बी से शुरू होगा, बी वाई ए बी सी बी, बी वाई ए बी सी बी, ऐसे चल रहा है, बी वाई ए डी सी बी, ऐसे चल रहा है, रिएक्टिव हो जाएगा, कंप्रेशन हो रही है, मान लो यहाँ पर ये जो है एक्सपेंशन दिखा रहा है, तो ये क्या है, कंप्रेशन दिखा रहा है, जब ये चीज हो रही है मेरे पास तो क्या होगा, आई विल एड these two to determine the work done, क्या हो जाएगा, दोनों एड अप हो जाएंगे, दोनों एड अप हो जाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, एक तो आएगा एरिया इसका ए एक्स बी सी डी ए, दूसरे क्या आगे नेगेटिव साइन, एरिया बी वाई ए बी सी बी, ठीक है। तो क्या रह जाएगा एरिया मेरे पास, सब्ट्रैक्ट करके क्या रह जाएगा एरिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, ए एक्स बी वाई ए, ए एक्स बी वाई ए, ये वाला,
पूरा एरिया है देखो, बस ये वाला, इनको तो इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है। ये मेरे पास टोटल वर्क डन का आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो मेरे पास वो साइक्लिक प्रोसेस की बात हो रही है। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा जब मैं वर्क डन निकालना चाहूंगी कि जो वर्क डन है पर साइकिल, ये न्यूमेरिकल इक्वल होता है टू द एरिया ऑफ लूप टू रिप्रेजेंट करें इस चक्कर को। ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ लूप। दूसरी क्या बात बताते हैं, अगर क्लोज लूप को हम ट्रेस करें क्लॉकवाइज, इफ इट ट्रेस इट एज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज अगर इसको ट्रेस करते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं, तो मेरे पास क्या होता है, यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव आता है। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगी, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, मेरे पास नेगेटिव आएगा। क्यों? हाँ जी, आई डोंट रहमत, आपकी लीव हो रही है बार बार, बट आई एम रिकॉर्डिंग दिस क्लास फॉर फ्री। आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगी रिकॉर्डिंग का, ठीक है। अभी एक बार थोड़ा सा एडजस्ट करो कि जब मैंने देखा कि क्लॉकवाइज तो मेरे पास तो क्या पॉजिटिव आ रहा था, तो मैं जा रही थी ऐसे, लेकिन जब मैंने ऐसे जाना शुरू किया एंटी क्लॉकवाइज, तब मेरे पास नेगेटिव है। मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज में क्या था, मेरे पास एक्सपेंशन हो रही थी, एक्सपेंशन हो रही थी, एक्सपेंशन हो रही थी, मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर क्या हो रही थी, कंप्रेशन, कंप्रेशन हो रही थी, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, तो उसके कारण क्या होता, वो नेगेटिव हो रहा था। ठीक है, लेकिन यही अगर मेरे पास नॉन साइक्लिक प्रोसेस आ जाए, इफ आई टेक दी नॉन साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस में क्या हुआ, मेरे पास ऐसी पीवी डायग्राम है, पी एंड वी। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर था, घट के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे P1 V1 था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, P2 V2 आ गया। चलो जी, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, तो मैंने ना बीच में से एरिया ट्रेस कर लिया, बीच में बिल्कुल बीच में से आगे क्या है, ए बी सी डी, इस तरह से। तो ये मैंने एरिया ट्रेस किया, इसके ऊपर मैं देखूंगी क्या चेंज है। स्मॉल एलिमेंट लेंगे, मैंने स्मॉल एलिमेंट ले लिया, इस वर्क डन का। अब इतना तो निकाल नहीं सकते, ये मेरे पास इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल है, सारे का तो निकाल नहीं सकते, स्मॉल एलिमेंट ले लिया। ये जो वॉल्यूम है, मान लेते हैं कि जो वॉल्यूम है बढ़े, वी से V2 V प्लस वी बढ़ रही है, मान लेते हैं कि वॉल्यूम बढ़ रही है। और ऐसे में देखेंगे आप, ए डी और बी सी का प्रेशर सेम है, अप्रोक्सीमेट लिखना है। ठीक है, और जो सी डी में मेरे पास क्या है, चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है, सी डी में इतने में मुझे चेंज इन वॉल्यूम देखने को मिल रहा है डी में। तो इफ आई वांट टू फाइंड द वर्क डन, दैट विल बी पी इनटू डी। पी क्या है, पी मान लो ए डी ले लिया मैंने, डी भी मेरे पास सी डी आ गया था, ए डी लेंगे ना। हाँ, ए डी, ए डी, ये मेरे पास प्रेशर का दिखा रहा है, बी सी भी प्रेशर है, स्मॉल एलिमेंट है, दोनों सेम है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, एक तरह का दिखे, क्या क्या है, रेक्टेंगल लिया है मैंने। ठीक है, सेम वैल्यू है, ए डी इंटू सी डी आ गया मेरे पास, वॉल्यूम का स्मॉल एलिमेंट मेरे पास सी डी आ गया, तो क्या आ गया, ए सी डी स्क्वायर, सी डी। और अब देखिए, ए डी इज इक्वल टू बी सी, वैसे तो ये यही बन रहा है रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग, एरिया बन रहा है रेक्टेंगल का एबीसीडी का, जो हमने स्टेप निकाली है वही बन रही है, बट क्यों ना बी नहीं मेरे पास आ रहा है एकदम से तो। बी नहीं आ रहा मेरे पास, ये क्यों हो रहा है? अगर इसका हम ऐसे भी करें, फिर वैसे तो मेरा स्ट्रिप का एरिया आएगा, प्रेशर के अकॉर्डिंग तो मेरे पास एक ही कॉम्पोनेंट लेंगे, है ना, वॉल्यूम तो मेरे पास ये आ जाएगा, ए में भी तो कैसे इसका वॉल्यूम था,
जैसे भी हम वैल्यूज फिल करेंगे, बेसिकली मेरे पास एरिया आ रहा है रेक्टेंगल का, ठीक है, रेक्टेंगल का क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है बेसिकली, इतना सा आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो टोटल एरिया अगर मैं लूँ ए बी, मान लो यहाँ पर भी मैं लूँ सी और यहाँ पर भी लूँ डी, टोटल एरिया क्या आ जाएगा, पी इंटू डीवी का इंटेग्रेशन फॉर वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 2, वही सेम चीज आएगी, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, साइक्लिक नहीं, मेरे पास क्या है, नॉन साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक मतलब यहाँ पर जब मैं एक्सपैंड कर रही हूँ तो वर्क डन है बाय द सिस्टम वो न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू द पीवी डायग्राम, नो डाउट। तो जब मैं यहाँ पर इसको एक्सपैंड कर रही हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं जा रही हूँ, एक्सपेंशन के दौरान क्या हो रहा है, मेरे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एरिया आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस ऐसे एक्सपेंड करेंगे जब इस तरह से आ रहा है, उस वक्त क्या वर्क इज डन बाय द गैस, उस वक्त वर्क में पॉजिटिव होगी। लेकिन जब कंप्रेशन होगी, याद रखो क्या करना है, वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस, और उसमें क्या है मेरे पास, वर्क क्या है, नेगेटिव आ जाएगा। ये क्लॉकवाइज होगा एक्सपेंशन, क्लॉकवाइज लेंगे हम, और कंप्रेशन एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स थे जो कि कवर हो गए आज। अब कल इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जो कि हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड, वो करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, जिसमें हम सीपी का रिलेशन करेंगे, बेयर्स फॉर्मूला पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट, ये सारी टर्म्स हमारी आने वाली क्लास में आएंगे, एंड द क्वेश्चंस रिलेटेड ऑन दो टॉपिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मिस नहीं करनी है आगे वाली क्लास में, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।